नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधे एकेडमी पर। और मैं हूं रोहित कुमार। और इसमें जो चैप्टर ये चल रहा है, इसमें अब आप पढ़ेंगे दो जीनों की वंशागत के बारे में। इससे पहले आपने एक जीन की वंशागति के बारे में पढ़ा था, अब आप दो जीनों की वंशागति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये मेंडल ने जो जितने भी नियम दिए हैं, कायदे दिए हैं, उनके बारे में आप इनमें अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अब जैसे कि दो जीन से संबंधित आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, मेंडल ने दो जीनों को लिया और वो जीन जो थे वो दोनों अलग अलग प्रकार के थे, उनके साथ क्रॉस कराया। उसके बारे में अब सीखना है। चलिए, मेंडल ने दो लक्षणों में, जो दो लक्षण थे, वो विभिन्न मटर के पौधों पर, विभिन्न पौधों पर भी संकरण प्रयोग किए। यानी उन्होंने क्या किया, मेंडल ने दो लक्षण लिए जो भी अलग अलग लक्षण थे, पौधों पर फिर क्या कराया, संकरण कराया। जैसे कि अब समझिए, जैसे पीले गोल वाले पौधों का क्रॉस, यानी इनका पीले और गोल पौधे वाले पौधों का क्रॉस, हरे और झुर्रीदार, हरे और झुर्रीदार। ये देखिए, हरे और कैसे, झुर्रीदार। और यहाँ कैसे थे, ऊपर पीले और गोल, गोल और पीले के साथ क्या कराया, बीज वाले पौधों से किया, क्या किया, संकरण किया। यानी मेंडल ने ऐसे पौधे लिए, गोल और पीले वाले पौधे लिए, और हरे और झुर्रीदार पौधे लिए, उनका क्या कराया, संकरण कराया। जैसे कि अभी आगे बढ़ाएंगे, पहले थोड़ी समझ लें। फिर क्या किया, मेंडल ने पाया कि इस प्रकार के जनकों के संकरण से केवल पीले रंग वाले गोल बीज पौधे प्राप्त हुए। यानी मेंडल ने पाया कि जो सभी पौधे जो F1 पीढ़ी में बनेंगे, वो पीले रंग वाले और गोल बीज बनेंगे। कैसे बनेंगे, पीले बनेंगे और कैसे बनेंगे, गोल बनेंगे। यानी जो F1 पीढ़ी में जो पौधे बनेंगे वो कैसे बनेंगे, पीले गोल, कैसे बने, पीले और गोल बनेंगे। बीज के पौधे प्राप्त हुए, यानी हरे पीले रंग वाले गोल बीज के पौधे प्राप्त हुए। पीला रंग हरे रंग के ऊपर, गोल आकृति झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी है। यानी जो भाई प्रभावी है, यानी जो ताकतवर दिखता है, वो पीला और हरा रंग किसके ऊपर प्रभावी है, गोल आकृति, जो आकृति झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी है। कैसी है, गोल आकृति जो झुर्रीदार पौधे के ऊपर प्रभावी है। कौन, पीला और हरा रंग। यही जब पीले एवं हरे तथा गोल एवं झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के बीच, यानी अब क्या कराया है, हरे गोल एवं झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के बीच एक संकरण अलग अलग किया जाता है। यानी गोल और झुर्रीदार, हरे एवं पीले के बीच जो संकरण कराया था, वो अलग अलग किया जाता है। तो इसके परिणाम भी निकला। यानी जब इनके साथ अलग अलग संकरण कराया तो इसका परिणाम भी आया। अब देखिए, इसे आगे देखिए, जीनोटाइप में बाई, जो बड़ा बाई है, जो बड़ा बाई है वो कैसा है, प्रभावी है, पीले बीज। जो स्मॉल वाई यानी छोटा वाई है वो हरा है, अप्रभावी है, हरे बीज। यानी जो हम छोटा वाई ले रहे हैं वो हरे के लिए ले रहे हैं, अप्रभावी। और जो बड़ा है, बड़ा वाई जो है वो कैसा, पीले के लिए ले रहे हैं, वो प्रभावी है। ठीक है। आर गोल बीज है, आर कैसा है, गोल बीज है। और स्मॉल आर किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, झुर्रीदार के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे दोबारा सामने जीनोटाइप में क्या कर रहे हैं, जीनोटाइप में ये कर रहे हैं कि जीनोटाइप में जो बाई है वो प्रभावी पीले बीज है, और स्मॉल वाई वो अप्रभावी हरे बीज है। और आर जो है वो कैसा है, गोल बीज। और स्मॉल आर जो है वो झुर्रीदार बीजों के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं।
अब हम निषेचन की बात करेंगे। जब हमने इतना मटेरियल इकट्ठा कर लिया, अब हम क्या करें, इनका निषेचन कराएंगे। निषेचन हो जाने पर युग्मक क्या, देखिए यहाँ पे बनाया, ये लिया, ये लिया, युग्मक कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल आर कैपिटल बाई मिलकर F1, ये जो जनरेशन है वो F1 संकर में क्या प्राप्त होंगे, ये देखिए प्राप्त होंगे कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल वाई। ये जो F1 में हमें जो जितने भी, क्योंकि इनसे हमने युग्मक क्या ले लिया, यहाँ से एक आर ले लिया, यहाँ से हमने क्या ले लिया, एक बाई ले लिया, यहाँ से बड़ी आई आर ले लिया और फिर बड़ी बाई ले लिया। इनका जो क्रॉस कराया वो स्मॉल आर, वो कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई हमें एफ जनरेशन यानी पीढ़ी में हमें प्राप्त हुए। ठीक है, उत्पन्न करते हैं। जब मेंडल ने स्वयं संकरित किया तो पाया कि F2 में हमें जो प्राप्त हुए, F2 में जो हमें प्राप्त हुए, F2 में जो F2 में हमें पौधे प्राप्त हुए वो कैसे हुए, 3/4 पौधे बीज पीले थे, यानी जो सब मटेरियल बना उन पौधों में जो बीज 3/4 बीज जो थे पीले और 1/4 बीज जो थे वो हरे थे। यानी 100 में से 25 कितने हो गए, ये बने हरे भाग। पीला और हरा का अनुपात था 3/3:1 के अनुपात में हमें, यानी ये अलग हुए। विसंयोजित का मतलब होता है अलग होना हुआ। इसी प्रकार गोल और झुर्रीदार बीज की आकृति भी 3:1 में अलग होकर अलग हुई, इस संकरण क्रॉस की तरह। यानी इसके पूरा मतलब ये समझिए, पहले तो ये बात समझनी कि जीनोटाइप जो है हमने बड़ी बाई जो ली वो प्रभावी है पीले रंग के लिए, और छोटी जो बाई ली हमने वो ली है अप्रभावी के लिए, हरे बीज के लिए। और स्मॉल जो कैपिटल आर ले लिया वो गोल बीज के, और स्मॉल जो आर ली वो झुर्रीदार बीजों के लिए। ये बात समझनी पड़ेगी क्रॉस, तभी ये समझ में आएगा। और निषेचन कराने पर पहली जनरेशन में हमें कैपिटल आर कैपिटल बाई और स्मॉल बाई हमें प्राप्त हुआ। स्मॉल जब मेंडल ने दोबारा से संकरण कराया, यानी F2 पीढ़ी में जब संकरण कराया तो क्या हुआ, देखिए ये कैसे कराया F2 जनरेशन में, क्योंकि यहाँ पे हमने झुर्रीदार के लिए, हरे के लिए ये चीजें ले ली, गोल पीला के लिए ये ले ली। ठीक है, तो हमने पहली जनरेशन में क्या प्राप्त किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमने इसको F2 में जनरेशन कराएंगे, इससे समझिए। जैसे कि हमने ये ले लिया कैपिटल, यानी बड़ा ले लिया, ये इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्मॉल बाई और कैपिटल वाई लिख सकते हैं, कैपिटल बाई और स्मॉल वाई लिख सकते हैं, स्मॉल और कैपिटल वो स्मॉल बाई लिख सकते हैं। इसी तरीके से इधर लिख दिया। देखिए हमने आर बड़ी आर और बाई यहां ले ली। ठीक है, फिर हमने क्या ली, इधर भी ले ली, वो सजेशन इधर रहेगी, वो सजेशन इधर रहेगी। इसके बाद हमने क्या किया, पहले इनको ले लिया, ये रख दिया, फिर कैपिटल आर ले लिया, फिर स्मॉल बाई ले लिया, फिर हमने स्मॉल आर ले लिया, स्मॉल बाई ले लिया। अब इनका क्रॉस कराते हैं। ठीक है, क्रॉस देखिए, जब हम कैपिटल आर और आर का करेंगे तो 2 आर हो जाएंगे, इसका करेंगे तो वे बाई हो जाएंगे। अब हम इससे कराएंगे, इसका मल्टीपल इससे हो गया, अब इससे कराइए आप। तो यहाँ क्या बनेगा, बड़ी आर और छोटी आर, यानी बड़ी हम पहले लिख लेते हैं, छोटी ऐसे लिख लेते हैं। फिर हमने बाई से किया तो जो क्योंकि बड़ी बाई है तो दोनों ऐसे आ गई। फिर हमने इसके साथ करेंगे तो डबल आर बड़ी बनेगी, फिर बड़ी वाली हमने बाई पहले ले ली, इसमें बाई छोटी है तो ये बाद में आ गई। इसी तरीके से इसमें करिए आप, तो बड़ी आर जो है पहले आ गई,
इसके बाद क्या आएगी, छोटी आई, फिर बड़ी बाई आएगी पहले और छोटी बाई यहां से यहां आ गई। इस तरीके से तो हम क्रॉस कराते हैं। इसी तरीके से करना है, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका, नेक्स्ट ऐसे ही करते जाओ। समझ में आया? तो इस तरीके से जो हमें पौधे प्राप्त हुए F2 में, तो जो फिनोटाइप जैसे कि गोल जितने पौधे प्राप्त हुए, गोल वो तो 9 पौधे प्राप्त हुए। कितने? गोल। और गोल हरे हमें 3 प्राप्त हुए। झुर्रीदार कितने प्राप्त हुए? ये हमें 3 प्राप्त हुए और झुर्रीदार हरे हमें 1 प्राप्त हुआ। ये देखो छोटिया, झुर्रीदार के लिए स्मॉल, क्योंकि यहां बताया था कि झुर्रीदार के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, स्मॉल, स्मॉल आर और स्मॉल बाई। तो ये क्या है, झुर्रीदार हरा है। समझ में आया? तो ये इसमें जैसे अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, मैं दोबारा भी बताऊंगा। ठीक है? ये इसमें क्या, 2 जीनों की वंशागत ली। मेंडल ने क्या किया कि भाई पहले एक जीन की वंशागत का अध्ययन किया, फिर उसने 2 जीन लिए। 2 जीन लिए, पहले यहां पर देखिए, अब सीढ़ी को समझिए, वैसे समझिए। गोल के लिए हम भाई क्या कर रहे हैं, आर ले रहे हैं। पीला के लिए हम बाई ले रहे हैं। ठीक है? और 2 जीन लेंगे तो हमें भाई डबल आर भी लिखना पड़ेगा, डबल बाई भी लिखना पड़ेगा। अब झुर्रीदार के लिए हम स्मॉल आर ले रहे हैं और हरा के लिए हम कैपिटल बाई ले रहे हैं। तो ये डबल डबल, ये 2 जीन है, 2 जीन है। अब दोनों को मिक्सर करके लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, एक आर यहां से ले ली, एक बाई यहां से ले ली। इनका जब हमने, ये युग्मक बन गए। अब युग्मक का जब हमने फर्टिलाइजेशन कराया, निषेचन कराया, निषेचन कराने के बाद क्या होगा, यहाँ फर्स्ट जनरेशन में क्या प्राप्त हुआ हमें, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। यानी ये जो जनरेशन में जो प्राप्त होंगे जो स्वपरागण के द्वारा। लेकिन जब उसने देखा कि एक ही जगह जैसे पौधे बढ़ रहे हैं, तो मेंडल ने क्या किया, तो उनका दोबारा से संकरण कराया खुद कराने पर जो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, उसमें हमें गोल 9 और गोल हरे 3 और झुर्रीदार पीले 3 और झुर्रीदार हरे 1 पौधा प्राप्त हुआ। गिन लीजिए, 16 ये होंगे तो 16 ही संख्या ये होगी। ठीक है? और ये कैसे करते हैं, ये बनाना सीखिए। जैसे कि ये हमने ऐसे लिख लिया है, ये इधर लिख लिया, तो इनका मल्टीपल इधर करते हैं। जैसे कि स्मॉल कैपिटल आर का कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई का कैपिटल, फिर ऐसे यहाँ चलता रहता है, यहाँ चलता रहेगा। ये इसमें कर लेंगे, फिर इससे इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे इसका करेंगे फिर ये आ जाएगा। जैसे कि यहाँ स्मॉल आर आर है तो यहाँ स्मॉल आर आर आ गई, कैपिटल वाई वाई है तो कैपिटल वाई वाई आ गई। ठीक है? इस तरीके से आप पढ़ेंगे। यानी स्वतंत्र अपयूहन के नियम में, इस नियम के अनुसार आनुवांशिक लक्षण का प्रभावी कारक स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से ही नहीं, यानी कहने का मतलब ये है कि एक प्रभावी कारक जो है वो सिर्फ प्रभावी कारक से ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि टी है, कैपिटल टी, ये बड़ों पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्मॉल टी है, ये छोटे पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मान लो प्रभावी है और ये अप्रभावी है। ये क्रिया सिर्फ कैपिटल टी के साथ ही नहीं, ये क्रिया स्मॉल टी के साथ भी कर सकता है। तो यहां समझिए कि दूसरे लक्षण के प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है। यानी वो सिर्फ प्रभावी कारकों से ही नहीं, वो अप्रभावी कारकों से भी मिल सकता है। और एक का अप्रभावी कारक दूसरे अप्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि प्रभावी कारक से भी मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्रभावी कारक सिर्फ प्रभावी से ही क्रिया नहीं करेगा, वो अप्रभावी से भी कर सकता है। और अप्रभावी सिर्फ और सिर्फ टी से, स्मॉल टी से ही नहीं, ये भी प्रभावी से क्रिया कर सकता है। इनके जो लक्षण हैं प्रभावी और अप्रभावी, वो स्वतंत्र है, वो प्रभावी से क्रिया कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अप्रभावी से भी कर सकते हैं, और अप्रभावी प्रभावी से क्रिया कर सकता है, जैसा कि लिखा है।
कि अप्रभावी कारक से ही मिल सकता है, और एक ही अप्रभावी कारक दूसरे अप्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि प्रभावी कारक से भी मिल सकता है। ठीक है, अर्थात किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागत से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। यानी कोई जीव है जिसके लक्षण जो है वंशागति अगर करते हैं तो वो दूसरे लक्षण की वंशागत से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। अगर आपने देखा होगा कई जनरेशन पीढ़ियों में एक लक्षण आ जाता है तो वो उसमें नहीं दिखाई देता, वो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे जो बाबा थे उनको HLA-B27 पॉजिटिव था, तो वो लक्षण उनकी जो संतानें हुई उनमें नहीं लक्षण दिखाई दे, मेरा पॉजिटिव है, यानी थर्ड जनरेशन से आया। यानी जो उनकी लक्षण उनकी संतानों में नहीं दिखाई दिए वो तीसरी जनरेशन में दिखाई दिए। तो वो ये कह रहा है कि किसी जीव में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागत से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसमें क्या है? प्रभावी सिर्फ प्रभावी से क्रिया कर सकता है, अप्रभावी से कर सकता है, और अप्रभावी अप्रभावी से और प्रभावी से भी क्रिया कर सकता है। ये समझ में आ गया? मैंने छोटा समझाया अपव्यूहन का नियम। अब हम बात करेंगे बहुजीनी। जीन मालूम? जीन के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षणों का लाने का कार्य करते हैं वो जीन के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है जीन के द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण और करैक्टर जो आते हैं वो जीन की वंशागत के द्वारा आते हैं। अब जीन के लक्षणों को हम इस प्रकार से समझाएंगे, जैसे कि मटर के उदाहरण को लेते हुए मनुष्य के रंग के बारे में होते हुए समझाएंगे कि जैसे कोई प्रभावी मान लो AB, कैपिटल AB ले लिया, ये गहरा रंग है, और अप्रभावी स्मॉल b है, और इन दोनों का संकरण क्रॉस कराया, जो इन दोनों से संतानें जो उत्पन्न होंगी वो हल्के रंग वाली होंगी, ना तो वो गोरी होंगी और न वो काली होंगी। ठीक है, इसके जरिए से आप समझेंगे। मेंडल ने उन लक्षणों का वर्णन किया जो स्पष्ट विकल्प के रूप में होते हैं। यानी उन्होंने जब एक ऐसे लक्षण लिए जो स्पष्ट होते थे। उदाहरण के रूप में आप पुष्प का रंग, जैसे कि उन्होंने पुष्प का रंग लिया था कैसा? गुलाबी और सफेद अपूर्णता लिया था रंग, जो या तो बैगनी होता है या श्वेत। यानी बैगनी रंग ले सकते हैं या श्वेत। आपने देखे होंगे जब इन दोनों के लक्षणों के साथ संकरण कराया तो वो अलग ही प्रकार के लक्षण देखने को मिले जो अपने जनकों से ही अलग थे। वो कैसे थे? वो अपने जनकों से ही अलग थे। आप देखेंगे कि अनेक लक्षण हैं जो आप स्पष्ट नहीं, जो लक्षण जो दिखाई दिए वो स्पष्ट नहीं हो रहे हैं कि भाई हमने बैगनी रंग लिया और सफेद रंग लिया, उन दोनों के साथ क्रॉस कराया, ना तो वो बैगनी है ना वो श्वेत है, तो नए लक्षण आए, तो वो नए लक्षण तो स्पष्ट नहीं हो रहे। अब जैसे कि ये देखिए, ऐसे लक्षण जो सामान्यतः 3 अथवा अधिक जीनों के नियंत्रित करते हैं, यानी ऐसे लक्षण जो एक या एक से अधिक जीनों का नियंत्रण करते हैं उन्हें बहुजीनी लक्षण कहते हैं। भाई एक या एक से अधिक जो लक्षण आते हैं वो जीन के द्वारा, उन्हें बहुजीनी कहते हैं। अनेक जीनों के शामिल होने पर अतिरिक्त बहुजीनी वंशागत में पर्यावरण के प्रभाव को भी परखा जाता है। अब जैसे कि भाई पौधे का हमने संकर कराया तो वहां का माहौल तो देखा जाएगा कि उस माहौल में वो कैसे पर्यावरण का वो परखा जाएगा कि वो इसके अनुकूल है या अनुकूल नहीं है। लेकिन बहुजीनी क्या है? एक से अधिक जीन
को नियंत्रण करना, उनमें नए लक्षण लाना या उन लक्षणों को रिप्रेजेंट करना, ये बहुजीनी कहलाता है। अब बहुजीनी को समझने के लिए इधर देखिए, मानव त्वचा का रंग, इसका उदाहरण लिया है हमने। बहुजीनी विशेषक में फिनोटाइप, प्रत्येक एलील का अपना योगदान होता है। भाई फिनोटाइप में प्रत्येक एलील का एक अपना योगदान होता है। इसे समझने के लिए 3 जीन हमने लिए हैं। इन जीनों का हमने नाम दिया है ABC। हमने 3 जीन लिए हैं, ठीक है, और ये जीन जो मनुष्य में त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है। हमने 3 रंग लिए हैं जो मनुष्य की त्वचा के लिए उत्तरदायी हैं, और प्रभावी एलील, जो प्रभावी एलील हैं वो हैं ABC, त्वचा के गहरे रंग का निगमन करते हैं। हमने 3 एलील लिए, A, कैपिटल A और B और C। ये त्वचा के गहरे या सांवरे रंग के लिए निगमन करते हैं, सांवरे नहीं गहरे रंग के लिए करते हैं। तथा अप्रभावी कारक हमने क्या लिया, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। अप्रभावी कारक क्या लिया, A, B यानी स्मॉल। त्वचा उजले रंग के लिए, उजला रंग कह सकते हैं, साफ रंग, उजले रंग को हम साफ कह रंग के लिए उत्तरदायी है। यानी गहरे रंग के लिए कैपिटल और उजले रंग के लिए स्मॉल ABC। तीनों प्रभावी एलील तथा अप्रभावी एलील वाले जीनोटाइप की त्वचा का रंग मध्यवर्ती होगा। भाई कैपिटल ABC और ABC, इनसे हम जब भी कोई क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, AB, BB, C। तो इनसे जो संतानें बनेंगी या आएंगी वो कैसी होंगी, मध्यवर्ती। कैसी होंगी, मध्यवर्ती होंगी। इस प्रकार की एलील की उपस्थिति उस व्यक्ति की त्वचा के गहरे अथवा हल्के रंग का निर्धारण करेगा। देखिए कितनी अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि हमने बहुजीनी को समझा, यानी एक से अधिक जीन किसी भी चीज को नियंत्रण करते हैं तो वो बहुजीनी कहलाते हैं। ये बात समझ में आई। अब बहुजीनी का हमने एक उदाहरण लिया है, जो मनुष्य, जैसे कि एक कोई मनुष्य है सांवला, तो उसके लिए हमने लिया ABC, कैपिटल ABC, और एक उजला यानी एक साफ है, उसका हमने लिया स्मॉल ABC। अब वो जो कैपिटल बड़ा वाला ए है वो प्रभावी और छोटा वाला ए है वो अप्रभावी। उन दोनों का क्रॉस होने पर जो उनकी संतानें बनेंगी वो मध्यवर्गीय बनेंगी। कैसी बनेंगी, मध्यवर्गीय। ना तो वो उजली होंगी और ना वो गहरे रंग की होंगी। समझ में आया, मध्यवर्गीय बनेंगी। तो जो एलील थे कैपिटल बड़े ए वाले वो प्रभावी एलील थे और स्मॉल वाले थे वो अप्रभावी एलील थे। ठीक है, समझ में आया? तो ना समझ में आया कमेंट करके हमें बताओ। अब पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण, कि कीट पतंगों में, मनुष्यों में या जानवरों में कैसे लिंग निर्धारित होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए कि जैसे कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए हैं हैकिंग। उन्होंने सन 1819 में कुछ कीटों के शुक्राणु जनन, यानी उन्होंने शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं में, यानी हैकिंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कई प्रकार के कीटों की शुक्र जनन की विभिन्न कोशिकाओं में एक विशेष केंद्रकीय संरचना का पता चला, और यह भी देखा कि 50% जो 50% है शुक्राणु में शुक्रजन की संरचना का एक्स काय, ये बहुत मायने रखता है, एक्स काय नाम दिया। एक उन्होंने 50% शुक्राणु जनन में एक संरचना देखी जिसे उन्होंने एक्स काय नाम दिया, लेकिन इसके महत्व को वो समझा नहीं पाए।
यानी हैकिंग ने 1819 में कीटों की एक शुक्राणु जन्म में 50% एक ऐसी संरचना देखी जिसे उन्होंने एक्स कह दिया, लेकिन उन्होंने वो डिफाइन नहीं कर पाए, सही से समझा नहीं पाए। कुछ वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हैकिंग का एक्स काय वास्तव में एक्स क्रोमोसोम वास्तव में क्या था, वास्तव में वो क्या था, एक्स क्रोमोसोम ही था, इसलिए इसे एक्स क्रोमोसोम कहा गया। अब समझिए कि भाई वैज्ञानिक जो हैकिंग आए 1819 में, उन्होंने कीटों के शुक्राणु जन्म में एक अवस्था देखी जिसे उन्होंने एक्स का नाम दिया, लेकिन वो उस समय उसको डिफाइन नहीं कर पाए। लेकिन कुछ वैज्ञानिक के बाद रिसर्च की और उन्होंने ये कहा कि जो संरचना उन्होंने देखी थी वास्तविक वो एक्स क्रोमोसोम है। उन्होंने फिर उसको वास्तविक बताया। कीटों के लिंग निर्धारण की क्रियाविधि में XO प्रकार की होती है। बहुत से आपको, और अभी हम जैसे कि मानव का लिंग निर्धारण, इसके बाद हम मक्खी के लिंग निर्धारण के बारे में बताएंगे कि उनका लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो कीटों के लिंग निर्धारण में XO प्रकार की होती है क्रियाविधि। आगे देखिए, सभी अंडों में अलग क्रोमोसोम के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम भी होता है। यानी कुछ ऐसे अंडे होते हैं मेल फीमेल द्वारा जो एक्स क्रोमोसोम के साथ ही एक अलग अतिरिक्त क्रोमोसोम भी होता है। अब जैसे कि मनुष्य को ले लिया जाए, जैसे कि अगर हम नर की बात करें तो उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम के अलावा भी तो वाई क्रोमोसोम होता है। तो वहां कीटों में भी ये क्रिया है। तो उन्होंने बताया कि एक्स क्रोमोसोम के अलावा भी एक एक्स क्रोमोसोम होता है। निषेचित अंडे मादा द्वारा बनाए जाते हैं। यानी जो अंडे एक्स हैं वो फर्टिलाइजेस जो होगा वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, वो फीमेल के द्वारा बनाए जाते हैं। और जो एक्स क्रोमोसोम रहित शुक्राणु से निषेचन होता है। अब जैसे कि मैं बात करूं, यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स वाई है, ये तो फीमेल है, एम लिख दिया, ये अपना शुक्राणु क्या एक्स छोड़ रही है भाई, क्या छोड़ रही है, एक्स छोड़ रही है। और ये है फीमेल, सॉरी ये फीमेल है यानी मादा, और ये है मेल। अगर, क्योंकि ये एक्स बनाएगी और ये क्या बनाएगा, शुक्राणु बनाएगा। अगर ये यहां से एक्स को छोड़ता है तो भी बनेगा, तो अलग लिंग बनेगा। अगर वाई को छोड़ता है तो अलग लिंग बनेगा। यानी ये सिर्फ एक्स को छोड़ेगा और मेल में क्या होगा, इसमें भी एक एक्स, लेकिन लिंग निर्धारण होगा वो वाई के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, वाई के द्वारा। तो यहाँ जैसे कि बताया गया, निषेचित अंडे मादा शुक्राणु द्वारा बनाए जाते हैं और जो एक्स के अतिरिक्त जो शुक्राणु होते हैं वो उसे निषेचित करते हैं। क्रोमोसोम भिन्नताओं के कारण ही लिंग का निर्धारण होता है। देखिए क्रोमोसोम्स की जो भिन्नताएं हैं, अगर एक जैसे होंगे तो लिंग कोई बता ही नहीं पाएगा ये मेल है या फीमेल है। तो यहाँ क्रोमोसोम की विभिन्नताओं के कारण ही ये निर्धारित होता है कि ये मेल है या फीमेल है। इस बात को समझे। अब देखिए कि हम मनुष्यों की बात करेंगे कि भाई मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, नर और मादा के बारे में। मानव में लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार का होता है। भाई ये तो सभी जान गए हैं कि मनुष्य जो निर्धारण, जैसे कि मनुष्य में क्या, आप इधर देखिए कि एक्स वाई और एक्स ये क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के, ये होते हैं मेल के। ठीक है, इसमें भी एक्स क्रोमोसोम है, इसमें भी एक्स क्रोमोसोम है। जब भी कोई संतान बनेगी,
चाहे वो एक्स से आए, इस एक्स से आए, तो वो एक्स एक्स बनेगी यानी फीमेल। जब वो एक्स, सॉरी, जब इधर से एक्स आएगा, इधर से बाई आई, तो क्या बनेगा, एक्स बाई, यानी ये तो बन गया फीमेल, तो ये बन गया मेल। निर्धारण किससे होगा, बाई से। कैसे होगा, बाई से निर्धारण हुआ। तो मानव में लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार का होता है, जिसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम, कितने, 23 क्रोमोसोम्स में 22 जोड़ी नर और मादा में समान होते हैं। जो 23 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं वो मेल और फीमेल दोनों में कैसे होंगे, समान होंगे। और जो समान होते हैं उन्हें उन्हें अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। यानी जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं उन्हें अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। मादा में एक्स क्रोमोसोम का जोड़ा भी होता है। ऐसा नहीं है कि फीमेल में सिर्फ सिंगल एक्स हो, वो डबल एक्स होता है। नर में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। कैसे होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। वाई क्रोमोसोम नर लक्षण का निर्धारण करता है, यानी एक्स फीमेल में भी है और एक्स मेल में भी है। अगर कोई मेल का निर्धारण करेगा तो वो कौन करेगा, बाई। बाई के द्वारा ही निर्धारण होगा कि ये मेल मेल रहेगा। नर में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं भाई। नर में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक्स और वाई। इनके अतिरिक्त अलिंग क्रोमोसोम होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होंगे, अलिंग क्रोमोसोम होते हैं। मादा में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन होता जोड़े के रूप में है। जो फीमेल होगी उसमें क्रोमोसोम कैसा होगा, एक्स प्रकार का होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम का निषेचन एक्स दारी शुक्राणु से होता है, देखिए यहां, अगर कोई क्या कहा, एक्स क्रोमोसोम है, ये मेल और फीमेल, सॉरी, एक्स और वाई, ये है मेल और ये है फीमेल। वो ये कह रहा है कि एक्स, ये एक्स आ गया, उसका निषेचन किससे हो रहा है, मादा में केवल एक्स क्रोमोसोम का निषेचन किससे हो रहा, एक्स से, यानी फीमेल ने भी एक्स छोड़ दी, तो उसका निर्धारण क्या होगा, तो एक्स धारी शुक्राणु से होता है, तो एक्स एक्स में परिवर्तित हो जाता है, यानी किसमें, फीमेल में परिवर्तित हो जाता है। और एक्स का वाई धारी शुक्राणु की आनुवंशिक, सॉरी, एक्स का वाई धारी शुक्राणु से निषेचन हो जाए तो एक्स वाई में परिवर्तित हो जाता है। यानी यहाँ क्या देखिए आप, अब यहाँ पे फीमेल तो एक्स रिलीज करेगी, अब यहाँ से क्या रिलीज हुआ, वाई, तो ये क्या बन गया, एक्स का वाई के साथ, तो ये बन गया मेल। तो शुक्राणु से निषेचन हो जाता तो एक्स वाई में परिवर्तित हो जाता है। शुक्राणु की आनुवंशिक संरचना ही शिशु के लिंग का निर्धारण करती है। यानी शुक्राणु की जो आनुवंशिक संरचना है वही शिशु के लिंग का निर्धारण करती है। गर्भावस्था में बालक या बालिका की प्रायिकता होती है परसेंटेज, 50% बालक हो सकता है, 50% बालिका हो सकती है। अगर इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो हमें बताएं। और इधर समझिए, जैसे कि मैंने ये बताया कि नर जो है एक्स वाई को क्रोमोसोम्स होते हैं, और इधर क्या होता है, एक्स एक्स होता है। दोनों को अलग अलग बांट दिया, इसमें कितने 23 जोड़े होंगे, जिनको अलग अलग क्रॉस करा के हमने बताया। जैसे कि ये एक्स है, यहाँ ने एक्स छोड़ा, इससे एक्स से कराया तो एक्स एक्स, बाई, इधर बाई आई, यहाँ से बाई आई, तो यहाँ से इसको एक्स कराया तो एक्स वाई, यानी ये क्या बन गया, फीमेल, ये क्या बन गया, मेल। अब हमने क्या कराया, यहाँ पे एक्स का कराया एक्स वाई, तो ये क्या बन गया, मेल। इसका इससे कराया तो क्या बन गया, फीमेल।
इस प्रकार से संतानें जन्म लेती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अब मिलते हैं अगली क्लास में।